वेलकम टू गुरु आश्रम। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जनवरी से जून माह तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सीरीज को हमने जो शुरू किया था उसके दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है, यानी ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला कौन सा पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार और ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी क्या है, गुजरात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिहार। ठीक है, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है देश का, तो बिहार है। ठीक है, बिहार के 5 प्रमुख शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से क्या किया गया, सर्वे किया। कहाँ कहाँ, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में। ठीक है, इसके लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी यातायात सुधांशु कुमार और फरीदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन का निदेशक डॉक्टर रोहित बालूजा के बीच एक एमओयू साइन हुआ, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एमओयू साइन हुआ। ठीक है, एमओयू से रिलेटेड क्या है, बीपीएससी में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि किस दो संस्थाओं या दो देशों के बीच कितने एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितने साइन हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एमओयू क्या साइन हुआ है किसके बीच, एडीजी जो यातायात है उनके बीच और डॉक्टर रोहित बालूजा के एजुकेशन क्या निदेशक है किसके, इंस्टीट्यूट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक एजुकेशन के निदेशक है, इनके बीच में। ठीक है, बिहार इस तरह यातायात व्यवस्था का वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला क्या पहला राज्य बना है। बिहार में दोपहिया वाहनों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कितनी है, 73% से 10% ज्यादा 83% है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत कितनी है, 73% है, उससे ज्यादा बिहार में दोपहिया वाहनों की, यानी कि राष्ट्रीय औसत स्तर क्या है, औसत क्या है 73% है, जबकि बिहार में इससे क्या है 10% ज्यादा, यानी कि कितने 83% है दोपहिया वाहनों की संख्या। बड़ी दुर्घटना के मामले में बिहार में 1000 सड़क हादसों में 100 सड़क हादसों में, माफ कीजिएगा, बड़ी दुर्घटना के मामले में प्रति 100 सड़क हादसों में पूरे देश में मिजोरम का बिहार का क्या दूसरा स्थान है, यानी कि बड़ी दुर्घटनाओं के मामले में प्रति 100 सड़क हादसों में पूरे देश में क्या है, बिहार का दूसरा स्थान है, किसके बाद, मिजोरम के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। झारखंड में हालिया आयोजित 67 यानी कि 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के वुशु प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किया। ऑप्शन ए है 11 पदक, ऑप्शन बी है 10 पदक, ऑप्शन सी 13 पदक और ऑप्शन डी 8 पदक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 पदक। चलिए देखते हैं 67 यानी कि 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के तहत वुशु प्रतिस्पर्धा था। वुशु प्रतिस्पर्धा का आयोजन झारखंड में कहाँ से कब तक किया गया था, तो झारखंड में 24 से 28 जनवरी 2024 तक किया गया। इस प्रतिस्पर्धा में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने 2 रजत पदक, 8 कांस्य पदक सहित कुल कितने 10 पदक अपने नाम किया। और झारखंड में चल रहे 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के फुटबॉल अंडर 14 बालक चैंपियनशिप के फाइनल मैच में बिहार की टीम ने झारखंड की टीम को 2 गोल से हराकर चैंपियनशिप क्या किया, अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में बिहार की 7 मैच में 1 मैच भी नहीं हारी। ठीक है, इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कुल 29 गोल मारे। ठीक है, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिले में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स के हैंडबॉल चैंपियनशिप बालक अंडर 17, ठीक है, यानी बिहार की टीम ने पहली बार रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ठीक है, बिहार की टीम ने क्या जीता, रजत पदक जीता। कहाँ पे ये, तो इसके मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिले में। ठीक है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, रविंद्रन शंकरन है। ये तीसरी या चौथी बार आ रहा है। ठीक है, पूर्व में हम इसको 2 या 3 बार इनका नाम आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इस वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार का गठन, नई सरकार का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 2024। तो बिहार में नई सरकार के फॉर्मेशन के बाद हाल ही में 15 मार्च 2024 को कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ। ठीक है, बताया कि सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। तो आपको इसमें मैंने पहले भी विभागों की लिस्ट दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो। पहला है वित्त विभाग, ठीक है, वित्त विभाग है, दूसरा है खेल विभाग और तीसरा ऑप्शन सी है उद्योग विभाग और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों विभाग। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तीनों विभाग। ठीक है, बिहार कैबिनेट नया मंत्रिमंडल, ठीक है, अब 15 मार्च 2024 के तक। ठीक है, नीतीश कुमार को क्या मिला, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी, ये सब में क्या पूर्व में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है,
और सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, ठीक है। इनका जो विभाग है ये है, और विजय कुमार सिन्हा जी ये भी उप मुख्यमंत्री हैं, इनका जो विभाग है ये है, ठीक है। पूर्व में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले रह चुकी थी उनको क्या मिला है, रेणु देवी जी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये सारे मंत्री हैं उनके विभाग जो दिए हुए हैं ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। अब बिहार विधानसभा के बारे में कुछ फैक्ट है। 21 फरवरी 2024 को जदयू नेता महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, नरेंद्र यादव, ठीक है। बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, नरेंद्र यादव बने हैं। और नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा में नए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कौन बने हैं, वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव चुने गए हैं। तो इन कौन चुने गए, तो नंद किशोर यादव चुने गए। इसके पहले जब दूसरी पार्टी के साथ तो माननीय मुख्यमंत्री जदयू पार्टी का जब गठबंधन था उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अवध बिहारी चौधरी थे। कौन थे, अवध बिहारी चौधरी। पूर्व में बिहार विधानसभा कौन थे, ये अध्यक्ष थे, ठीक है। हाल ही में जब पूर्व में सरकार दूसरे गठबंधन के साथ दूसरे पार्टी के साथ सरकार का गठबंधन था तो, और अवध बिहारी चौधरी का गृह जिला कौन सा है, सिवान। और अभी हमने सिवान के बारे में क्या पढ़ा था, जीरादेई। जीरादेई क्या है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक आवास है, और गांधी जी ने जीरादेई क्या कहा था, तीर्थ स्थल कहा था, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी जो नेता कौन है, नंद किशोर यादव जी कौन है, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं जो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। इसके पहले क्या अवध बिहारी चौधरी इस पद पर थे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए क्या आरक्षित है। यानी कि जो 243 सीट्स है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 243 की बिहार विधानसभा में है, ठीक है। इसमें 38 सीटें क्या है, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और मैंने इसके पहले भी क्या बताया था, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 75, ठीक है। वो आपको पॉलिटी से देखना है, और जब बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट, यानी कि OTS आउटबाउंड टूरिज्म, OTM है, सॉरी माफ कीजिएगा, OTM आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि बिहार पर्यटन कहाँ पे सम्मान दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, और ऑप्शन डी गोवा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मुंबई में, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं, आउटबाउंड टूरिज्म क्या मार्ट के बारे में, ठीक है। 10 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने और इसके प्रति लोगों को क्या जागरूक करने के लिए दिया गया, ठीक है। पर्यटन स्थल को किसके लिए मिला है, पर्यटन स्थल को बेहतर बनाने और लोगों को क्या इसके लिए जागरूक करने के लिए दिया गया। हाल की घोषणा के अनुसार सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से समृद्ध बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के 4 पर्यटन स्थलों को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना, क्या तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया है। कितने, 4 पर्यटन स्थलों को, ठीक है। बिहार पर्यटन विभाग की हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल कौन सा है, राजगीर है। हमने पूर्व की इसके पहले क्लास में भी देखा था, राजगीर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटकों को आते तो कितने आते हैं, किस माह में आए थे, हमने क्या कहा पूर्व के क्लास में क्या डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। राजगीर के बाद हम पहले भी देख चुके हैं कि राजगीर के बाद पसंदीदा स्थलों में क्या है, पहले पटना है, राजगीर के बाद दूसरे स्थान पर पटना, तीसरे स्थान पर बोधगया और चौथे स्थान पर वैशाली जिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19.25 करोड़ गाय है, ठीक है। देश में क्या है 19.25 करोड़ क्या है, गाय है। बताएं कि देश की कुल गायों की संख्या का कितना प्रतिशत गाय बिहार में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बीपीएससी में पहले भी तुलना में पूछा, इसके कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूरे देश में भिखारियों की सबसे संख्या ज्यादा कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बिहार पीसी से पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो टोटल जो गाय है देश भर में कितने हैं, 19.25 करोड़,
2.5 करोड़ गाय है, उनमें से कितना प्रतिशत क्या है गाय बिहार में है? तो ऑप्शन ए है 5.95 करोड़, ऑप्शन बी है 6.95 करोड़, ऑप्शन सी है 7.95 करोड़ और ऑप्शन डी है 8.95 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 7.95, माफ कीजिएगा ये मैंने करोड़ बोल दिया, सॉरी, कितना प्रतिशत पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 5.95 प्रतिशत, ऑप्शन बी है 6.95 प्रतिशत और ऑप्शन सी है 7.95 प्रतिशत और ऑप्शन डी है 8.95 क्या है प्रतिशत है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7.95 प्रतिशत, ठीक है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19.25 करोड़ गाय हैं। देश की कुल गायों की संख्या में 7.95 प्रतिशत, ठीक है, बिहार में गाय है, गाय जो है बिहार में है, ठीक है। इस समय बिहार में गायों की संख्या कितनी है? ये परसेंटेज है 7.95% क्या है देश के टोटल गायों की संख्या में से बिहार में है, परसेंट में है, और इनकी संख्या कितनी है? तो 1.54 करोड़, 554 करोड़, ठीक है। गायों की संख्या के लिहाज से देश भर में बिहार क्या है? चौथे स्थान पर है। गायों की संख्या के लिहाज से बिहार जो है कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में राज्य की 2 मूल नस्ल की गाय ही शेष रह गई है। पहली है पूर्णिया और दूसरा है बचौर। पूर्णिया नस्ल की गाय क्या है? पूर्णिया में मिलती है, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल में कहीं कहीं मिलती है। और बचौर नस्ल की क्या है? दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। अब दूध उत्पादन के बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि दूध उत्पादन विश्व में भारत का क्या है? पहला स्थान है, ठीक है। तो भारत में 5.29% है और बिहार में 7.3% है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भारत में 444 ग्राम यानी कि 444 ग्राम है और बिहार में कितना है? 400 ग्राम है एवरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हाल ही में 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बताएं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2010 में और ऑप्शन सी 2011 में और ऑप्शन डी 2012 में। तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया और डॉल्फिन से संबंधित इसमें कुछ और भी न्यूज में रहता है हमेशा चर्चा में, ठीक है। इसमें कुछ नया होने वाला है पटना में और भागलपुर में क्या है ये आपको खुद बताना है, ठीक है। डॉल्फिन से रिलेटेड 2 फैक्ट है कि तो भागलपुर में बताना है क्या है डॉल्फिन से रिलेटेड और पटना में क्या बनने वाला है या बना है डॉल्फिन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? 2010 में। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बिहार सरकार की मांग पर केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने 14वें प्रधानमंत्री ने, जो कि 14वें प्रधानमंत्री थे, 2010 में राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव क्या किया था? घोषित किया था। कब? तो 2010 में, ठीक है। बिहार में डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी में पाई जाती है। राज्य में इस डॉल्फिन की डॉल्फिन को क्या कहते हैं? सॉस भी कहते हैं। बिहार 1990 से डॉल्फिन का संरक्षण कर रहा है। लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन को बचाने के उद्देश्य से भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर क्या है? पटना में। अभी मैंने बताया क्या, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा? पटना में, ठीक है, स्थापित किया गया है, ठीक है। ये आपको देखना है और भागलपुर में क्या है ये आपको खुद देखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने उषा किरण खान का क्वेश्चन पहले भी देख चुका हूं, रिपीट कर देता हूं। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो हम पहले देख चुके हैं पूर्व क्लास में, क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है? 2015 में। और उन्हें और क्या मिला है? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, जो मैंने आपको बताया था पहले। ये देखिए हमने डिस्कस किया था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसके लिए मिला है उनको? भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है उषा किरण खान जी को, ठीक है। तो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उनके उपन्यास और नाटक जो है वो हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। इनसे पहले मैंने क्या बताया था? बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन थे? तो अवध बिहारी चौधरी जी थे। अवध बिहारी चौधरी जो थे बिहार विधानसभा के स्पीकर थे और
वो किस पार्टी से थे? राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी से थे। और उनका मूल निवास कहाँ पे? सिवान जिला पड़ता है। और सिवान जिला में हमने क्या पढ़ा था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का पैतृक आवास है कहाँ पे? सिवान जिले में। कहाँ पे? तो जीरादेई में है। और जीरादेई को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में क्या कहा था? तीर्थ स्थल के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, ये कनेक्ट करते रहना आप लोगों को। तो नंद किशोर यादव जी बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। बताएं कि वे निम्न में से किस दल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है भारतीय जनता पार्टी। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया कि अवध बिहारी चौधरी जी किस पार्टी से थे? तो राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित थे। तो ये ध्यान रखना है। तो किस पार्टी से है? तो बीजेपी ऑप्शन है, जदयू ऑप्शन है, राजद और कांग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव चुने गए। ठीक है, तो ये बीजेपी से संबंध रखते हैं। फिर देखिए अवध बिहारी चौधरी के बारे में आ गया। इनसे पहले कौन से थे? अवध बिहारी चौधरी थे। और बिहार में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं। 38 सीटें अनुसूचित जाति, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और 2023 में बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे? पटना आए हुए थे। ठीक है, और यहाँ उन्होंने 40 फीट ऊंचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का क्या किया? लोकार्पण किया। ठीक है, हाल ही में 8 मार्च 2022 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को। ठीक है, बिहार विधानसभा में विधायक ज्योति देवी को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई थी। ये ध्यान रखना है कि इनको दिया गया था। तो ज्योति देवी कौन है? एमएलए है ये। इनको क्या किया गया था? विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई थी 8 मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है जो यहाँ से आ सकते हैं। विधानसभा का सामान्यतः कितने साल का होता है कार्यकाल? तो 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है। और विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो विधानसभा और विधान परिषद। बट सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, कुछ ही राज्यों में है। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किस राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद है। ठीक है, अभी इस आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट कहाँ पे है? ऑलमोस्ट अगर मुझे ठीक याद है तो 404 सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बिहार के किस जिले में कल्लू घाट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल्लू घाट। ठीक है ना, कल्लू घाट के बारे में बात की गई है। कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। तो ये ध्यान रखना है, कल्लू घाट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हो चुका है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है सिवान और ऑप्शन डी गोपालगंज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सारण जिला। ठीक है, सारण छपरा के नाम से भी जिसे जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो बिहार के सारण जिले में कल्लू घाट, सोनपुर। ठीक है, सोनपुर पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अभी सोनपुर के जिस बगल में कौन सा रेलवे स्टेशन है? हाजीपुर है। और हाजीपुर क्या है? रेलवे जोन का मुख्यालय है। किस रेलवे जोन का मुख्यालय है ये मैंने पहले भी बताया क्लास में, आपको खुद बताना है। ठीक है, तो कल्लू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कब हुआ था? 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री किन्होंने? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था। और इस बंदरगाह के बनने से बिहार में रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम और सस्ता होगा। ठीक है, यह बंदरगाह 13.17 एकड़ में फैला हुआ है। और फरवरी 2022 में सर्बानंद सोनोवाल ने गाय घाट पटना स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में इस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह क्या किया था? शिलान्यास किया था। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार निर्यात के मामले में ओवरऑल भारत में क्या है? 22वां स्थान पर है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। और टोटल जो निर्यात होता है देश में, उसका कितना परसेंट निर्यात होता है? बिहार से 0.52% होता है। और बिहार में सबसे ज्यादा निर्यात किस जिले से होता है? हम पहले की क्लास में देख चुके हैं। तो क्या? बेगूसराय से होता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या स्थान है? 22वां स्थान पर। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत से होने निर्यात में बिहार का भागीदारी कितनी है? 0.2%। ठीक है, और बेगूसराय जिला, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? कितने रुपए का बजट पेश किया? तो बजट किसने पेश किया? तो सम्राट चौधरी जी ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि बजट किसने पेश किया। तो कितने रुपए का बजट पेश किया? तो ऑप्शन ए 2,18,303 करोड़ रुपए, 2,37,691 करोड़ रुपए,
2,61,885 करोड़ रुपए और 2,78,725 करोड़ रुपए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2,78,725 करोड़ रुपए। तो बजट 2024-25 किसने पेश किया, ध्यान रखना आपको, तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 13 फरवरी 2024 को, यानी कि सरकार का फॉर्मेशन मैंने बताया कब हुआ था, ये पहले क्लास में बताया मैंने, नई सरकार का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 3 फरवरी 2024 को। तो 13 फरवरी 2024 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725 करोड़ रुपए का क्या किया, बजट पेश किया। ठीक है, यह बजट मौजूदा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया। यह पहली बार है जब इन्होंने सदन में क्या किया, बजट पेश किया। इन्होंने सम्राट चौधरी ने पहली बार क्या किया, पहली बार उनके लिए जब उन्होंने बजट पेश किया। यह बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ध्यान रखना है कितना है, 2,78,725 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि बिहार में के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, इसके पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी 2,61,00,000 कितना, 2,61,00,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार का बजट आकार पिछले बार की तुलना में 16,540 करोड़ रुपए कितना है, अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। बिहार के किस जिले में, बिहार के किस जिले के नागी पक्षी आश्रयणी में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, नागी से याद आया कि एक नागा नकटी झील है, वो भी ध्यान रखना आपको, नागा नकटी झील। इसके अलावा आपको कांवर झील है और भी जो इम्पोर्टेंट झील है उनको आपको ध्यान रखना है। तो आयोजन किया गया जिसका ई उद्घाटन पर्यटन पर्यावरण, ये उद्घाटन किसने किया, पर्यटन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। तो अभी बताना है कि कहाँ पे, तो ऑप्शन ए जमुई में, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जमुई। अब देखते हैं कलरव पक्षी महोत्सव 2021। देखिए नागा नकटी भी मैंने बताया, तो नागा नकटी पक्षी आवरण कहाँ पे है, तो जमुई में है। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2021 तक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। इस महोत्सव का आयोजन जमुई स्थित नागा नकटी पक्षी अभयारण्य। तो ये ध्यान रखना है कि नागा नकटी जो पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, जमुई में है। ठीक है, और अभी हाल ही में स्वर्ण कुछ सोने का मतलब उत्पादन हुआ, सोने को पाया गया था बिहार में सबसे ज्यादा, तो जमुई भी उसी कारण क्या कहते हैं न्यूज में रहा था। तो आप इसके बारे में डिटेल आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, गोल्ड से रिलेटेड था। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य पक्षी महोत्सव के इस पहले संस्करण का क्या किया, उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में आयोजित होने वाले महोत्सव 2023 में आम महोत्सव मनाया गया कहाँ पे, ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर मनाया गया। अब सूफी महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो मनेर शरीफ पटना में। ठीक है, 12 जून 2023 को। बाजरा महोत्सव भोजपुर। ठीक है, ये बाजरा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मिलेट्स ऑफ द ईयर भारत ने कब बनाया था, मिलेट्स ईयर। ठीक है, मिलेट्स ईयर भारत ने कब बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। बाजरा महोत्सव भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक। 11वां थावे महोत्सव, ये देखिए पूछा जाता है। ठीक है, अभी एक बॉलीवुड के सिंगर आए हुए थे थावे महोत्सव में, तो ये ध्यान रखना है, हिमेश रेशमिया। ठीक है, वो आए हुए थे। तो थावे महोत्सव गोपालगंज 15 से 16 अप्रैल 2023 तक, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो थावे महोत्सव किस जिले में मनाया था, तो गोपालगंज में मनाया जाता है। ठीक है, किन्नर महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना में 14 जुलाई को मनाया गया था। और जीरादेवी महोत्सव भी मनाया गया था। अभी जीरादेवी को बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, सिवान जिले में पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद की क्या है, जन्मस्थली है। और 11 दिसंबर 2023 को मनाया गया था। ठीक है, मंजूसा महोत्सव सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में 4 से 7 दिसंबर 2023 तक। और उलार धाम महोत्सव, माफ कीजिएगा, उलार धाम महोत्सव पालीगंज पटना में 7 से 8 दिसंबर तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IIIT में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्या था, खबरों में रहा था। ठीक है,
तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी है भागलपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भागलपुर। बिहार के किस जिले में पूछा गया? तो ऑप्शन डी भागलपुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 2.78 लाख करोड़ रुपए का क्या क्या बजट पेश किया था। ठीक है, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपए से अधिक है। बताएंगे सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया, यानी कि अभी आपने पढ़ा था कि बजट जो पेश किया गया था अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा क्या था? बजट था। ठीक है, तो ये बताना है कि उसमें बजट में सर्वाधिक बजट किसके लिए, किस विभाग के लिए पेश किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए नगर आवास विकास, नगर आवास विभाग, ऑप्शन बी है कृषि विभाग, ऑप्शन सी है शिक्षा विभाग और ऑप्शन डी क्या है? खेल विभाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा विभाग। कितना किया गया है? तो 52,639.3 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के लिए बजट में जो भी किया गया है उसमें कितना किया गया है? 52,639 करोड़ रुपए, यानी सबसे ज्यादा किस पे? शिक्षा पे खर्च किया गया। ठीक है, और आपको पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा को लेकर काफी क्या रहते हैं? अलर्ट रहते हैं, काफी सचेत रहते हैं। इसके लिए शिक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? अभी हमने क्या पढ़ते हैं स्टार्टअप, अभी रैंकिंग देखी थी किस स्टार्टअप को मिला था, तो हमने देखा था किस स्टार्टअप को पहला रैंक मिला था, तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को हमने पहले क्लास में देखा था। किसको मिला था? मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को, जो किससे रिलेटेड था? तो हेल्थ से रिलेटेड था। ठीक है, स्टार्टअप। और स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। और स्टार्टअप का जो बेस्ट पुरस्कार जो मिला था वो मेडिवाइजर को मिला था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का पुरस्कार किसको मिला था? तो हमने पहले क्लास में क्या पढ़ा था? तो महिला नेतृत्व का पुरस्कार जो मिला था उनको आस्था सिंह जी को मिला था, उनके ग्राम श्री प्राइवेट लिमिटेड के लिए। ठीक है, एक बार पहले क्लास आप देख लीजिएगा पार्ट 1 में। ठीक है, चलिए बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन सी है सिडबी और ऑप्शन डी है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिडबी। ठीक है, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, उद्योग विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने 50 करोड़ रुपए के बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष, ठीक है, के प्रबंधन के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, इस समझौते पर बिहार सरकार के उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित और सिडबी के महाप्रबंधक अरिजीत दत्त ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, इस रणनीति फल का उद्देश्य राज्य को स्टार्टअप हब में क्या बदलना, राज्य को स्टार्टअप के अनुकूल बनाना। ठीक है, अगस्त 2022 में बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या 2022 को लॉन्च किया था तथा उन्होंने स्टार्टअप पोर्टल का भी लोकार्पण किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्टअप से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम क्या मनाते हैं? 16 जनवरी को क्या स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। उसी दिन बिहार के स्टार्टअप के लिए घोषणा हुई थी, किसको बेस्ट पुरस्कार मिला? महिला नेतृत्व वाले किस स्टार्टअप को मिला था? तो ये ध्यान रखना, महिला नेतृत्व में किसको मिला था? तो आस्था सिंह जी को मिला था। ठीक है, बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी आरएस भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया? सिर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर आशीष कुमार, ऑप्शन डॉक्टर कुमार आशीष माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी डॉक्टर घनश्याम तिवारी, ऑप्शन सी डॉक्टर शफीक रब्बानी और ऑप्शन डी डॉक्टर संजय पासवान। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर कुमार आशीष। ठीक है, चलिए, मुजफ्फरपुर में कार्यरत रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष को, कौन थे ये? रेल एसपी है ये। और 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है, राजेंद्र सिंह भट्टी आरएस भट्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया। हालांकि उन्हें सम्मानित करने की घोषणा 2020 में ही की गई थी। बिहार का यह पहला गृह मंत्री अनुसंधान पदक है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर 2024 में 24 के अवसर पर पूरे भारत में पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस सुधार सेवा के लिए 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया था। बिहार के 25 पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया था। हम क्या पहले क्लास में देख चुके हैं। और क्या गैलेंट्री मेडल जो मिला था वो मिला हुआ था, ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड है। ठीक है,
आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी 7S प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी? ठीक है, तो कह रहा है कि किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार क्या है, इंपॉर्टेंट बालक और बालिका, ठीक है, टीम बनी, चैंपियन बनी। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। यानी कि आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी 7S प्रतियोगिता 2024 में बालक और बालिका दोनों टीम में क्या चैंपियन बनी। तो इंपॉर्टेंट है और बिहार के लिए क्या है, बड़ी उपलब्धि है। तो ध्यान रखना है बिहार की टीम ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ है या स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपराध नियंत्रण विधेयक को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 29 फरवरी 2024 को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा में क्या किया, पास किया गया। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा। हालांकि बिहार में अपराध नियंत्रण अधिनियम की परिकल्पना 4 दशक पूर्व की गई थी और 21 फरवरी 2024 को जदयू नेता महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव जदयू बने हैं, ठीक है। और नंदकिशोर यादव जी क्या बने हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, ये ध्यान रखना। और पूर्व में कौन थे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष? अवध बिहारी चौधरी, माफ कीजिएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव चुने गए हैं। उन्होंने अवध बिहारी चौधरी का स्थान लिया। देखिए रिपीट हो रहा है बार बार। 243 सीटें हैं, 38 सीटें एससी के लिए, 2 सीटें एसटी के लिए पहले हम देख चुके हैं। विधान परिषद के बारे में बता चुका हूँ आपको पहले कि 75 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार की किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए वशिष्ठ नारायण, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी भिखारी ठाकुर, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ये हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ऑप्शन बी इसका कर्पूरी ठाकुर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति भवन में 30 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी और कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन को भी दिया गया था जिनको, और चौधरी चरण सिंह जी को, और PV नरसिम्हा राव को सर्वोच्च भारत रत्न से क्या सम्मानित किया गया। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी की तबियत ठीक नहीं होने से कारण उन्हें अगले दिन 31 मार्च को उनके आवास पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी टोटल कितने लोगों को, 5 लोगों को क्या किया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 24 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या 100वीं जयंती मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? तो 24 जनवरी को मनाई गई थी, ठीक है। 24 जनवरी 2024 को उन्हीं के 100वीं जयंती पर क्या भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। और हम पहले पढ़ चुके हैं, वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार 1970 में किस पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, और दूसरी बार 1977 में जनता पार्टी से। ये रिपीटेड है, मैं पहले डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ और डिटेल है जिन्हें अन्य लोगों को जो भारत रत्न दिया गया, ठीक है। ये पद्म श्री, पद्म पुरस्कार, शांति देवी पासवान, शिवम पासवान हम पहले देख चुके हैं। अब भारत रत्न से संबंधित कुछ तथ्य वो देख लेते हैं। हाल ही में भारत रत्न जो है, भारत के 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से क्या सम्मानित किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता हैं। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के से तीसरे नेता हैं जिनको क्या मिला, भारत रत्न मिला है। अब तक 53 हस्तियों को क्या भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है और टोटल मिलाकर अब तक कितने हो गए, 53 हस्ती जो है उनको मिला हुआ है, ठीक है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला सम्मान जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था।
इससे पहले वर्ष 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। बिहार विभूति डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहाँ के, सिवान के रहने वाले थे, जीरादेई। ठीक है, और जीरादेई को गांधी जी ने क्या कहा था, सबसे पवित्र तीर्थस्थल कहा था। ठीक है, तीसरा नंबर पर मिला संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण और शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को अभी 2024 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष, ये ध्यान रखना है, का संबंध किस राज्य से है, जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया, शिक्षा विभाग द्वारा। शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों के शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया। ठीक है, क्या है, मिशन दक्ष है। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है ना, डिटेल देखते हैं। पिछले साल दिसंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। हाल ही में अब शिक्षा विभाग के लिए इन कमजोर बच्चों के लिए विशेष परीक्षा लेने की घोषणा की गई, जिसमें यह खबरों का विषय था। शिक्षा विभाग के अनुसार यह विशेष परीक्षा स्कूलों में होने वाले सामान्य वार्षिक परीक्षा के क्या बाद ली जाएगी। यह विशेष परीक्षा कब होगी, तो सामान्य जब वार्षिक परीक्षा हो जाएगी उसके बाद ली जाएगी। हालांकि सामान्य वार्षिक परीक्षा में मिशन दक्ष के सभी बच्चे शामिल होंगे, और अगर वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे तो उनको अगले कक्षा में प्रोन्नति के लिए मिशन दक्ष की विशेष परीक्षा होगी। यानी अगर वो सामान्य वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं भी कर पाते हैं तो मिशन दक्ष के तहत जो परीक्षा है उसके द्वारा भी उसको क्या प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद वर्तमान में सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। कौन है, सुनील कुमार कौन है, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास, ये ध्यान रखना है, महिलाओं की बात हो रही है, समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट, आपको याद हो तो जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2005 में, ये ध्यान रखिएगा, एक बार देख भी लीजिएगा आप। जेंडर बजट पेश किया क्या, तो 2025 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए समग्र विकास के हाल में जेंडर बजट पेश किया गया। बताएं कि यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता हो कि अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा बजट रहा है बिहार का, तो उस बजट में महिलाओं के लिए जो बजट शुरू किया जेंडर बजट के लिए, उसमें कितना है ये टोटल बजट का। तो ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 9%, ऑप्शन सी है 14%, ऑप्शन डी है 22%। इसका सही ऑप्शन क्या है, 14%। यानी कि टोटल बजट का कितना 14% जो है वो क्या किया गया है, जेंडर बजट के लिए आवंटित किया गया। ठीक है, महिलाओं के समग्र विकास के लिए। तो बिहार सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास पर 29,000 करोड़, यानी टोटल बजट का क्या 14%, अब 14% क्या है 29,000 करोड़ है। ठीक है, 29,000 करोड़ रुपए से अधिक, यानी कि मोर देन 29,000 करोड़ रुपए, यानी कि 29,000 करोड़ से अधिक क्या खर्च किया जाएगा। महिलाओं पर खर्च होने वाली राशि को लेकर उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में क्या जेंडर बजट पेश किया। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजट यानी 2,78,425 करोड़, 2,78,425 करोड़ जो है अब तक के बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। और सम्राट चौधरी जी जिन्होंने अपना पहला बजट पेश किया, उस बजट का कितना टोटल कितना होगा, लगभग 14% है। कितना 14% है, और कितना है लगभग 39,000 करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार के कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी का लगभग 4,98,00,000 है। बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी क्या है, 4,98,00,000 के जो कुल आबादी का कितना 48% है। यानी कि बिहार में 52% पुरुष और 48% कौन है, महिलाएं हैं। ठीक है, हालांकि अब भी महिलाएं शिक्षा स्वास्थ्य आदि में पुरुषों की तुलना में क्या पीछे हैं। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए जेंडर बजट तैयार किया गया है। आपको ध्यान हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी शिक्षा के साथ साथ महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। महिलाओं के लिए वो योजनाएं और उनकी शिक्षा के लिए बहुत कार्य रहते हैं उनके लिए। ठीक है, हर क्षेत्र में महिलाओं को विशेष तरह का क्या छूट दिया जा रहा है उनको, क्योंकि महिलाएं क्या है मुख्य धारा में आ सकें। ठीक है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर क्या रहता है, विशेष ध्यान रखता है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से जेंडर बजट पेश कर रही है। कब से पेश कर रही है जेंडर बजट, तो 2008-09 से पेश कर रही है। और अभी मैंने बताया जेंडर बजट कब आया था भारत में,
केंद्र में कब प्रस्तुत किया गया? 2005 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 और 2023 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया? ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है वह 1 कलाकार, ऑप्शन बी 3 कलाकार, ऑप्शन सी 5 कलाकार और ऑप्शन डी 1 भी कलाकार नहीं। ठीक है, 1 भी कलाकार नहीं, तो ऑप्शन सी है 5 कलाकारों का क्या साहित्य अकादमी के लिए चयन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं डिटेल। मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला के लिए क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए क्या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के 5 कलाकार संगीत नाटक अकादमी के लिए क्या चयन हुआ है, तो ये ध्यान रखना 5। ठीक है, 5 लोगों का बिहार से क्या हुआ है, चयन हुआ है। ठीक है, और अभी हमने फाइट के बारे में क्या पढ़ा था, कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है, तो कनेक्ट करते रहना। ठीक है, पहला भरत शर्मा व्यास है। अभी आपने देखा होगा भरत शर्मा व्यास जी को क्या मिला है, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है। अभी राष्ट्रपति जी के साथ इनका फोटो क्या दिखा था, और हमने देखा था कि भरत शर्मा व्यास जो है बहुत अच्छा गायक है, पूर्वी गायन के सम्राट हैं, लोक गायक हैं, और भोजपुरी गाना इनका क्या होता है, बहुत ही भोजपुरी गाना भी इनका काफ़ी फेमस है। और दूसरा जो बिहार के हैं उनके प्रेमलता मिश्रा है, मैथिली में अभिनय के लिए इनको क्या मिला है, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है। और तीसरा है डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, लोक गायिका है, गोप गायिका गलती से टाइप हो गया, लोक गायिका है। और सीताराम सिंह गायक और संगीतकार हैं। आसिफ अली हैदर खानी क्या है, नाट्य लेखक है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है महिलाएं कितनी है, तो प्रेमलता मिश्रा, डॉक्टर नीतू कुमारी, ठीक है, इनको क्या मिला है, इन दोनों मैथिली में अभिनय के लिए और लोक गायिका के लिए। और भरत शर्मा व्यास क्या है, तो गायक है, स्पेशली भोजपुरी गायक है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर, आमस दरभंगा कॉरिडोर 4 लेन का शिलान्यास किया। बताइए बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, कौन सी, तो आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो ऑप्शन ए 7 जिले, ऑप्शन बी 9 जिले, ऑप्शन सी 13 जिले, ऑप्शन डी 38 जिले। तो इसका सही आंसर होगा आमस दरभंगा जो 4 लेन बन रहा है, ये क्या है, 4 लेन कॉरिडोर है, बिहार के कितने जिलों से, 7 जिलों से होकर गुजरेगी। ये देखिए आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की मुख्य बातें क्या है, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार होगा। इसे नेशनल हाईवे D19 के रूप में नोटिफाई किया गया है। पहला एक्सप्रेसवे D119 119 के रूप में नोटिफाई किया गया है। पहला एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से गुजरेगा। ठीक है, 4 पैकेज में 2 पैकेज के टेंडर फाइनल हो चुका है और 189 किलोमीटर की लंबाई में 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को बिहार के औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इस परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इस दौरान पीएम द्वारा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर कितने जिलों से, 7 जिलों से होकर गुजरेगी। दानापुर बेटा 4 लेन एलिवेटेड और पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का क्या शिलान्यास किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों से, 7 जिलों से होकर गुजरेगी। और यह एक्सप्रेस वे दिल्ली कोलकाता NH 19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आमस से शुरू होकर बिहार का गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48, नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी नेशनल क्रिएटर अवार्ड, अभी आपने देखा था हुआ था, उसमें 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर किस सम्मान से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली ठाकुर काफी फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, मैथिली ठाकुर आपने देखा होगा। उनको पहला ऑप्शन है ग्रीन चैंपियन, ऑप्शन बी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, ऑप्शन सी हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड और ऑप्शन डी सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। तो इसका ऑप्शन ए ग्रीन चैंपियन से सम्मानित किया किसको, मैथिली ठाकुर जी को। ठीक है, इनके बारे में डिटेल देखते हैं। 8 मार्च को, क्या 8 मार्च को होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने क्या पढ़ा अभी, पहला था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। तो 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम क्या है, भारत मंडपम, ये प्रगति मैदान भारत मंडपम। ठीक है, तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में रचनाकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार दिया गया। ठीक है,
2024 दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय रचना पुरस्कार नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 में गायिका मैथिली ठाकुर को क्या मिला? सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। ठीक है, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। जया किशोरी जी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर, पंकज पांडे को ग्रीन चैंपियन। माफ कीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर था, ग्रीन चैंपियन मैंने बता दिया। ठीक है, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर कहा जाएगा इनको, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कृतिका गोविंद दासानी सर्वश्रेष्ठ कहानीकार और निश्चय गेमिंग को सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर दिया गया। ठीक है, निश्चय को। नमन देशमुख शिक्षा सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर, कविता सिंह कविता किचन भोजन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्माता। ठीक है, आरजे रौनक बउआ को सर्वाधिक रचनात्मक पुरुष क्रिएटर और श्रद्धा को सर्वाधिक रचनात्मक महिला क्रिएटर, जानवी सिंह को हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड और मल्हार कलाम्बे को स्वच्छता राजदूत पुरस्कार और गौरव चौधरी टेक को सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया? ऑप्शन ए है 15,000 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी जहानाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले के बरारी में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, भागलपुर ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉल्फिन के लिए भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया। ठीक है, भारत के नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा किया गया। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले बिहार के युवाओं के लिए बेहतर विकल्प होगा। भागलपुर बिहार का एक जिला और 9 प्रमंडलों में सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक है, भागलपुर क्या है? बिहार का एक जिला है और 9 प्रमंडलों में क्या है? सबसे छोटा प्रमंडल है। छोटा प्रमंडल है, जिला नहीं है। ठीक है, इसी आधार पर आपको सबसे बड़ा जिला बिहार का और सबसे छोटा जिला देखना है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? भागलपुर है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं मात्र, भागलपुर और बांका। पिछले वर्ष 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब के रूप में क्या किया था? चिन्हित किया था। तो ध्यान रखना, स्ट्रीट फूड हब के रूप में किसको चिन्हित किया गया था? तो भागलपुर को। हाल ही में किए गए उद्घाटन बापू परीक्षा परिसर, अभी हमने पढ़ा था, जिसमें कितने 16,000 बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या एग्जाम दे सकते हैं, पटना में है। बापू टावर हमने देखा था गांधीनगर पटना में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी द्वारा, और स्वामीनारायण मंदिर का अबू धाबी है। ठीक है, सुदर्शन केबल पुल द्वारका, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। ठीक है, इससे रिलेटेड भागलपुर में क्या है आपको बताना है? सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। कितनी? तो 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहला महिला लोको पायलट कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था सुरेखा यादव जी है। कौन है? सुरेखा यादव कहाँ से? महाराष्ट्र की है। ठीक है, ये भावना कंठ, तो ये आप बताना है आपको भावना कंठ कौन थी। ठीक है, शेफाली वर्मा, सीमा हैदर, ये छोड़िए, तीनों गलत है। इसका सही आंसर क्या है? सुरेखा यादव जी है। और सुरेखा यादव क्या महाराष्ट्र की रहने वाली है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी है, जिससे बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। ठीक है, 12 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों को उद्घाटन किया। पहला देखिए क्या है? पटना लखनऊ पटना, और दूसरा पटना न्यू जलपाईगुड़ी पटना। यानी पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है पटना लखनऊ पटना, और दूसरा पटना से न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी से पटना। वंदे भारत क्या है? एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ध्यान रखना, हाई स्पीड ना होकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। प्रारंभ में इसे T18 के नाम से या ट्रेन 18, आपको ध्यान हो तो T18 या ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ट्रेन 18 का निर्माण अक्टूबर 2010 में 18 में पूरा हुआ था, ये पहले हम देख चुके हैं, जिसे 15 फरवरी 2009 को लॉन्च किया गया था। मार्च 2023 में सुरेखा यादव महाराष्ट्र वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली क्या है? देश की पहली महिला लोको पायलट बनी है। ठीक है, अभी हम पहले देख चुके हैं कि पहली बार 15 फरवरी 2019 को क्या वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। पहली बार 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से? तो वाराणसी से, दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 है कि भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है कुमार विश्वास, ऑप्शन बी राम आश्रय गोयल, ऑप्शन सी प्रकाश पांडे और ऑप्शन डी असलम आजाद। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राम आश्रय गोयल। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 14 मार्च 2024 को बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें देश के जाने माने कवियों ने भाग लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन में समाज सेवी, व्यापारी और प्रसिद्ध कवि राम आश्रय गोयल को क्या गए हैं, समाज सेवी भी हैं, व्यापारी भी हैं और प्रसिद्ध कवि भी हैं। इनको राम आश्रय गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडा को मोहर लगी। ठीक है, बताया कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया गया, यानी किस स्टेडियम को क्या किया गया, लीज पर दिया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है मोइनुल हक एक स्टेडियम, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऑप्शन सी ऊर्जा स्टेडियम, ऑप्शन डी जगजीवन स्टेडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी स्टेडियम। 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों को मोहर लगी और नीतीश कुमार के गृह जिला राजगीर नालंदा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार होगा और मोइनुल हक स्टेडियम पटना को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए क्या लीज पर दिया जाएगा। बिहार के मुख्य शहर के पास राज्य टाउनशिप बनाया जाएगा। बिहार निर्यात प्रोत्साहन 2024 को स्वीकृति दी गई है और मोइनुल हक स्टेडियम पटना बिहार में इस स्टेडियम के 1996 क्रिकेट विश्व कप का मैच हीरो कप जिम्बाब्वे और केन्या के बीच खेला गया। हालांकि इस स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच क्या खेले गए हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी बोधगया और ऑप्शन डी मुंगेर। तो इसका सही आंसर क्या है, बोधगया में। ठीक है, 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन भगवान बुद्ध के ज्ञान की भूमि बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। ठीक है, आयोजन 15 से 17 मार्च 2024 तक हुआ था और इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल आज़ादी के बाद से क्रम में हैं। हालांकि आज़ादी के बाद से स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से 29वें राज्यपाल हैं। वे गोवा के रहने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश के 21वें राज्यपाल के रूप में कार्य दिए थे। ठीक है, अब राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वे एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और किसी भी राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए है परमार रवि मनु भाई, अतुल प्रसाद, इम्तियाज अहमद करीमी और आर के महाजन। तो इसका सही आंसर है परमार रवि मनु भाई। ठीक है, ये क्या गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, और अभी निवर्तमान जो चेयरमैन थे कौन थे, अतुल प्रसाद थे। ठीक है, तो अभी जो अतुल प्रसाद की जगह पे कौन आया है, तो परमार रवि मनु भाई। बिहार सरकार ने साल 1992 बैच के आईएएस अधिकारी रवि परमार मनु भाई को बीपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले वे खनन और भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। दरअसल 12 फरवरी 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के सेवानिवृत्ति के बाद 19 फरवरी 2024 को बीपीएससी की कमान इनके सदस्य इम्तियाज अहमद करीमी को सौंप दी गई थी और 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा, 75 स्थापना दिवस किसका, बीपीएससी का। तो ये ध्यान में रखना है।
अब देखते हैं बीपीएससी के बारे में कुछ। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा बनाई गई एक संस्था है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय रांची में स्थापित किया गया था प्रारंभ में, जब ये बिहार झारखंड में अलग अलग नहीं थे तब। लेकिन वर्ष 1991 में इसका मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है सुनील कुमार, ऑप्शन बी प्रेम कुमार, ऑप्शन सी संतोष कुमार और ऑप्शन डी रत्नेश सदा। तो हम पहले ही देख चुके हैं, ऑप्शन ए सही आंसर होगा सुनील कुमार। ठीक है, किन्हें कौन सा विभाग मिला ये हम लोग पहले देख चुके हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कौन सा विभाग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56, आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? उन्होंने क्या लिया था? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मैंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया था उन्होंने। तो ऑप्शन ए ब्रजेश मल्होत्रा, ऑप्शन बी चैतन्य प्रसाद, ऑप्शन सी के विनोद चंद्रन और ऑप्शन डी आर लेकर। तो इसका सही आंसर होगा ब्रजेश मेहरोत्रा। ठीक है, आमिर सुबहानी के बाद कौन बने हैं मुख्य सचिव? तो ब्रजेश मेहरोत्रा। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 2 मार्च 2024 को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तक वे राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। उन्होंने आमिर सुबहानी का स्थान लिया। आमिर सुबहानी 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उन्होंने 1 मार्च को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया। आमिर सुबहानी कार्यकाल कब से था? 1 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2024 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त बनाए गए हैं। अब तक वो जल संसाधन विभाग के क्या था? अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। और बिहार सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना 4 मार्च 2024 से क्या हो गई? प्रभावी हो गई। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे? तो हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए है हाजीपुर वैशाली, ऑप्शन बी सासाराम रोहतास, ऑप्शन सी आरा भोजपुर और ऑप्शन डी बरौनी बेगूसराय। इसका सही आंसर क्या होगा? बरौनी बेगूसराय। ठीक है, अभी हमने जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपोर्ट इंडेक्स के बारे में, एक्सपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग का जारी किया जाता है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? बेगूसराय के बारे में। बेगूसराय के बारे में पढ़ाता था। बिहार में जितना भी निर्यात होता है उसका सबसे ज्यादा निर्यात किस जिले से होता है? तो आपको बेगूसराय से होता है। और टोटल यानी कि इंडिया में जो भी निर्यात होता है उसका कितना % बिहार से निर्यात होता है? तो हमें पढ़ चुके हैं पहले 0.52%, 0.52%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बिहार का मैप है और उसके बारे में डिटेल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर उद्घाटन किया? ये पहले भी हम देख चुके हैं। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन डी भागलपुर। जिसका सही आंसर होगा पटना में। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि भागलपुर में भी डॉल्फिन से संबंधित कुछ है, वो आपको क्या करना है? खुद देखना है। ठीक है, चलिए 4 मार्च 2024 को ज्ञान भवन पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार जलवायु सम्मेलन और प्रदर्शनी को उद्घाटन किया। इस दौरान पटना में बने भारत और एशिया का क्या पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। पटना राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इस शोध केंद्र में डॉल्फिन के साथ जलीय जीव जंतु पर भी क्या होगा? शोध होगा। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में गंगा डॉल्फिन को क्या किया था? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। कब किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित? तो 2010 में। और मैंने इससे पहले पूछा था कि बिहार में मधुर पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला था? ये भी आपको देखना है। ठीक है, बिहार में डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी में पाई जाती है। राज्य में डॉल्फिन को क्या कहते हैं? सॉस कहते हैं। और बिहार 1990 से क्या कर रहा है? डॉल्फिन का संरक्षण कर रहा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। गंगा नदी में पाए जाने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार में डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा में पाई जाती है। ये रिपीटेड है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है कि बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 75,000, ऑप्शन डी 1 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एक पुलिस थाना औसतन 1 लाख, 1 लाख पे है। ठीक है, पुलिस स्टेशन, ठीक है, पर पुलिस स्टेशन कितने पे? 1 लाख पे है। बिहार में 176 पुलिस चौकी के नया थाना बनने के बाद अब बिहार में औसतन प्रति लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है, जो पहले कितना था? 1.17 लाख की आबादी पर, यानी 1,17,000 की आबादी पर हुआ करता था, वो क्या है? 1 लाख की आबादी पर है। अब नवीनतम रिपोर्ट का राज्य में थानों की संख्या कितनी है? बिहार में 12 से 12 थाने हैं, उत्तर प्रदेश में 15 से 26, झारखंड में 6 से 6 थाने और पश्चिम बंगाल में 4 से 44। यानी कि इस क्रम में इन चारों में अगर कंपेयर करते हैं, पहले स्थान पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है, फिर दूसरे स्थान पे बिहार, तीसरे स्थान पे झारखंड और चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में औसत कुल 75,000 की आबादी पर एक थाना, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो प्रति 75,000 पर क्या है? एक थाना है। जबकि क्या है? बिहार में 1 लाख पर क्या है? एक पुलिस स्टेशन है। ठीक है, वर्तमान में पूरे भारत में कुल 16,671 क्या है? पुलिस थाने हैं। बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जा सकती है? यानी राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनको कितनी अधिकतम छात्रवृत्ति दी जा सकती है पर ईयर? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 12 लाख रुपए और ऑप्शन डी है 20 लाख रुपए। इसका सही ऑप्शन है कि 20 लाख रुपए तो उनको क्या दिया जा सकता है? छात्रवृत्ति एक खिलाड़ी को दिया जा सकता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। बिहार सरकार खिलाड़ियों को हाल ही में खेल छात्रवृत्ति देने की घोषणा किया है। बिहार सरकार ने नवीनतम घोषणा के अनुसार सालाना अधिकतम यानी मैक्सिमम कितना? 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि विभिन्न खेलों में राज्य के युवा बेहतर प्रदर्शन करें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करें? पदक हासिल कर सके। खेल विभाग इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति लेकर इसे मंजूरी इसे लागू किया जाएगा और इसे बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 के नाम से जाना जाए। किस नाम से? तो बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 के नाम से। वर्तमान में बिहार खेल प्राधिकरण के निदेशक कौन है? रविंद्र शंकरानी। कई बार रिपीटेड है। खेल मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में बिहार का 112वां स्थापना दिवस है। ध्यान रखना है कब मनाया गया था? तो 22 मार्च को 2024 को क्या मनाया गया था? 112वां स्थापना दिवस। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि कब हुआ था स्थापना? तो 22 मार्च 1912 को 12वां राज्य के रूप में। तो 12 क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट हो रहा है, ध्यान रखना है। बताएं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है? सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अरवल, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी कटिहार और ऑप्शन डी पूर्णिया। तो सबसे कम साक्षर जिला कौन है बिहार में? पूर्णिया है। 13 वर्ष पहले 2011 में राष्ट्रीय जनगणना में बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? 61.8% थी, जिसमें पुरुष 71.20 और महिला 51.50 थी। जबकि राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर क्या है? 74.04% थी, जिनमें पुरुष 82.14% और महिला 65.46% थी। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला जो है रोहतास है, जबकि कम साक्षर क्या है? पूर्णिया है। ठीक है, रोहतास सबसे अधिक साक्षर है, पूर्णिया सबसे कम है। 2011 की जनगणना 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, ये ध्यान रखना है। और 2011 में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। जबकि पहली आधिकारिक जो जनगणना है 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। यानी आधिकारिक जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई थी, जबकि पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। इसे प्रथम समकालिक जनगणना भी क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हालिया लिखित पुस्तक नीम का शहद, ये आपने देखा होगा, काफी चर्चा में था ये, कि लेखक और लेखिका कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजवर्धन आजाद, ऑप्शन बी श्याम रज्जक, ऑप्शन सी डॉक्टर गीतांजलि श्री, ऑप्शन डी डॉक्टर अमरेंद्र झा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजवर्धन आजाद। हालिया लिखित पुस्तक नीम का शहद के लेखक विधान पार्षद सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र आजाद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में, क्वेश्चन नंबर 63 है,
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य, ध्यान रखना है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है। तो ऑप्शन ए 2070, ऑप्शन बी 2060, ऑप्शन सी 2040 और ऑप्शन डी 2030 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 2070। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीति पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन में बिहार का वर्तमान योगदान मामूली है। 2011 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3.3%, यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का कितना 3.3%, जो राष्ट्रीय स्तर पर 8.8% से कम है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसका लगभग 3.3% है, जो कि 8.8% उत्सर्जन है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, उससे बहुत कम है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था और सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्थावा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। बताइए कि बिहार के किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए है सीतामढ़ी, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी जहानाबाद। तो इसका सही आंसर होगा अस्थावा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी नालंदा। ठीक है, हाल ही में 12 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नालंदा जिले के बिहार शरीफ में अस्थावा रेलवे स्टेशन का क्या लोकार्पण किया। पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है, ये हम देख चुके हैं पहले ही। इसका मुख्यालय हाजीपुर है, इसके अंतर्गत जोन आते हैं वो हम पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो कहाँ पे, तो ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4% और ऑप्शन डी 5%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2%। ठीक है, हाल ही में 11 मार्च 2024 को, ठीक है, 11 मार्च 2024 को बिहार परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सचिवालय में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में सड़क सुरक्षा के लिए विधान परिषद एवं विभिन्न स्टेक होल्डर के कार्यों और योजनाओं की विभिन्न विभागवार समीक्षा की गई। ठीक है, इस बैठक में भाग लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 14% एवं मृत्यु में 16.2% क्या वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि पूर्व की तुलना में 14% वृद्धि दुर्घटनाओं में और मृत्यु में 16.2%। ठीक है, जबकि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 2%, यानी सड़क दुर्घटना पूर्व की तुलना में 2022 की तुलना 2% बढ़ी है। दुर्घटनाएं जो है वो बता रहे हैं 16%, जो हमने देखा अभी क्या 14%, दुर्घटनाओं में लगभग 14% और मृत्यु में 16.2%। ठीक है, एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2022 में धार्मिक स्थलों के पास सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाले रेस्ट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए 8 मार्च 2024, ऑप्शन बी 9 मार्च 2024 और 10 मार्च 2024 और 11 मार्च 2024। तो इसका सही आंसर है 9 मार्च 2024। और 8 मार्च को हमने क्या देखा था, इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, वुमेन डे मनाया गया था। 9 मार्च 2024 को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति दर्शाने वाले रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। यह प्रदर्शनी 31 मार्च 2024 तक संचालित किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के 22वें और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में 7 से 11 मार्च 2024 तक कहाँ के दौरे पर थे। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लंदन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में 7 से 11 मार्च 2024 तक लंदन या इंग्लैंड के दौरे पर थे। ठीक है,
नीतीश कुमार ने अपने लंदन यात्रा के क्रम में 8 मार्च 2024 को साइंस म्यूजियम लंदन का परिभ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइंस म्यूजियम लंदन की विशेषताओं की जानकारी ली और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था, पटना में बन रहे साइंस सिटी को उसी के अनुरूप बनाया जाए, यानी कि साइंस सिटी बिहार में कहाँ बन रहा है, तो पटना में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। हाल ही में 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम कीर्ति का आयोजन किया गया। बताएं कि बिहार की राजकीय खेल क्या है, तो ऑप्शन ए खो खो, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कबड्डी है। ठीक है, और खो खो का हमने क्या देखा था शुरुआत में, नसरीन शेख को प्राइज मिला था। और नसरीन शेख कहाँ की रहने वाली है, अररिया जोगबनी की, हमने शुरुआत में देखा था, पहला क्वेश्चन था। अब बिहार में राजकीय खेल कबड्डी है और कितने लोग होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप 13 मीटर इंटू 10 मीटर होता है। बिहार राज्य स्तरीय कबड्डी टीम का नाम पटना पायरेट्स है, आपने देखा होगा। अखिल भारतीय स्तर की खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण, ये हम रिपीटेड है, ये पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए कृषि मंत्री बने। ऑप्शन ए नितिन नवीन, ऑप्शन बी सुरेंद्र मेहता, ऑप्शन सी सुनील कुमार, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो सही में ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या है, ऑप्शन डी मंगल पांडे। क्या बने हैं, तो नए कृषि मंत्री बने हैं। मंगल पांडे पूर्व में क्या थे, तो स्वास्थ्य मंत्री थे। इनका भी गृह जिला कौन सा है, सिवान है। ठीक है, 3 फरवरी 2024 को मंत्रिमंडल गठन के बाद 15 मार्च 2024 को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। ठीक है, और ये इनमें 21 अन्य मंत्रियों और विभागों को जिम्मेवारी दी गई। ठीक है, मंत्रियों को दी गई। और इन सभी को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद और गोपनीयता की क्या दिलाई, शपथ दिलाई। ठीक है, मंत्री उनके विभाग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है, खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक उन्होंने नाम किया। ऑप्शन ए है बांका, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी पटना। तो ये सही आंसर होगा, खुशी कुमारी कहाँ की रहने वाली है, पटना की है। तो ये है खुशी कुमारी। और हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दानापुर पटना की खुशी कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 55 केजी जूनियर कैटेगरी में उपलब्धि हासिल की। कितने, 55 केजी में। और 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद सुरेंद्र मेहता बिहार के खेल मंत्री बने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। और भारत की पहली रेल ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए बाकी 70 तक होता है। 71 जो है क्वेश्चन नंबर 71 हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।